नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो जीएस का एक पोर्शन है ज्योग्राफी का, वो हम आज स्टार्ट करेंगे यानी भूगोल विषय आज हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जीएस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो भी बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार हमें क्या पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल कहाँ से आते हैं? मान लीजिए कि आप पीजीएटी का पेपर दे रहे हो, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना, आखिर तक देखना, बहुत मजा आएगा और वही बताऊंगा जो आपके पेपर में आने वाला है। सबसे पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आप हमारी पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल वहां पे हमने अपडेट किए हैं, बहुत सारे सिलेबस हमने अपडेट किए हैं, वो भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। लॉ के एंट्रेंस के लिए बैच है, पीजीएटी के लिए बैच है जो कॉमन पेपर आपका हो रहा है, बीएड के लिए बैच है, एमबीए बीएड और पीजीएटी के जो कॉमन पेपर के बच्चे हैं, जो और सारे पेपर के बच्चे हैं, वो पीजीएटी कॉमन पेपर उनका एक ऑप्शन है। एलएलबी के लिए अलग उनका बैच है, यानी कि सबका एक कॉमन बैच है और लॉ के लिए अलग से हमने बैच लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएस का जो पोर्शन होता है वो सारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीजीएटी 1 का जब पेपर दोगे, चाहे पीजीएटी 2 का पेपर दोगे, जो 50 सवाल आपके 2-2 नंबर के पीजीएटी 1 में आते हैं, जो कॉमन रहता है, और जो पीजीएटी 2 में आपके जैसे हम वॉक का एंट्रेंस दिया तो उसमें 100 सवाल आपका रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स से आएगा। और भी जो भी आप पेपर दोगे अपने सब्जेक्ट के 100 सवाल, 50 सवाल और रहेंगे, वो अलग-अलग पैटर्न है, वो आप अलग से वीडियो देख लेना, यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। तो जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस का पार्ट बहुत बड़ा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का बहुत छोटा-सा पार्ट आता है, जनरल साइंस आपका आता है, करंट अफेयर्स भी उसके साथ रहता है और जनरल नॉलेज भी जुड़ा रहता है, यानी कि विविध भी बहुत आपके लिए आता है। तो ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल, कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी जानते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछते हैं कि सूर्य किस किस से मिलके बना हुआ है, जो सन होता है, वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में विद्यमान है। ये सब सवाल आपके इंट्रेंस में पूछे जाते हैं। एलएलबी के इंट्रेंस में 50 सवाल आपके जीएस जीके से आते हैं, करंट से। तो लॉ के इंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से इसको कवर करोगे। तो यहाँ से हम अब कवर करना भी स्टार्ट करें। सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे और लगभग आपको 5 से 6 लेक्चर में ये ज्योग्राफी हम पूरा कवर करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमने वही वही चीजें आपके लिए कंटेंट बनवाया है जो आपके पेपर में सीधे डिक्टो का डिक्टो हिट करे, जहां से सवाल आ सकते हैं। पूरी ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़नी, पूरा भूगोल, पूरा ब्रह्मांड हमको नहीं पढ़ना है। हमको उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं द सन, द 9 प्लैनेट्स, यानी कि जो सूर्य होता है, ये जो है 9 ग्रह होते हैं, लेकिन प्लूटो अब ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह माना जाता है। जो प्लूटो होता है वो अब ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह माना जाता है। और उसके जो उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उसके धूल और प्लाज्मा कहीं जाने वाली विद्युत अवशेषित गैसें, ये सब मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। जो सौरमंडल बनता है, इसके लिए क्या रहता है, अमंग विद देयर सैटेलाइट्स, देयर एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, the interplanetary dust and the electrically charged gases called the plasma together make up a solar system। यानी कि जो सौरमंडल होता है, इसका निर्माण इसी सबसे मिलकर बनता है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम आवर सोलर, यानी कि जो हमारा सौरमंडल होता है वो एक औसत तारा है। यानी सूर्य क्या है, एक तारा है। क्लियर, सूर्य क्या है, खुद भी सूर्य एक तारा। देखिए सूर्य एक औसत तारा है। यह ना तो सबसे ज्यादा गर्म है, ना सबसे ज्यादा ठंडा है, यानी टू हॉट नहीं है, ना टू कोल्ड है, बल्कि सबसे ज्यादा पुराना भी नहीं है, सूर्य से भी बहुत पुराने पुराने तारे हैं। और इसका समझो यह सबसे ज्यादा चमकीला है, चमकीला है, ये बड़ा है। ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, ये सब ये सूर्य के विषय में है। सूर्य से भी चमकीले तारे बहुत हैं। और ये जानो कि सौरमंडल की कुल जो इसका द्रव्यमान होता है वो 99.85% जो हिस्सा है वो सूर्य का ही है। देखो यहाँ से एवरेज स्टार से ये बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज्यादा इसको कोल्ड नहीं कह सकते, ना ही बहुत ज्यादा इसे बड़ा कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा इसको छोटा कह सकते हैं। और ये जान लो कि आप जो इसका जो है द सन अकाउंट्स 99.85% ऑफ द ऑल मैटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सौरमंडल होता है उसमें 99.85 जो पूरा जगह घेरता है वो सूर्य घेरता है। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां से आपके लिए सवाल निकलता है। सवाल आपके लिए यहां से निकलता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हा ही लीबा बोका नियो, ये सब आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है
हीलियम से मिलकर बना होता है। सवाल आपके पेपर में आ गया, सूर्य किससे यानी कि सन किससे मिला है? हाइड्रोजन से और हीलियम से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। इसके बाद फिर ये सब इसमें फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं, इतना आपके लिए वो नहीं आएगा। क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल कहते हैं, ये आपका देखिएगा यहां से, तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। तो सूर्य का जो है किस किस गैस से मिलकर सूर्य बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बना है? सूर्य इससे मिलकर बना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सूर्य के आंकड़े। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। और जो इसका जो एक तरीके से डायमीटर है वो कितना है? 980 किलोमीटर। इसका क्या है? व्यास है। इतना फैक्चुअल आपसे नहीं पूछेंगे ना, ये बहुत आसानी से, ये सब आपसे पूछते भी नहीं। ये आपसे रोटेशन डे पूछ सकते हैं। सूर्य एक रोटेशन, एक घूर्णन करने में कितना टाइम लेता है? ये लेता है 25 डेज। ये भी नहीं पूछेंगे। कंपोजिशन आपसे पूछते हैं। ये देखो कंपोजिशन क्या है, आप अभी पढ़े थे ना, हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर क्या बना होता है? सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 71% है। मान लीजिए कि ये है, तो इसमें 71% आपका क्या है? ये आपका हाइड्रोजन है ना। और जो आपका हीलियम है ये आपका है 26.5% आपका क्या है? हीलियम है। ये हाइड्रोजन है, ये 71% है, और अदर्स में 2.5% आ जाते हैं। ये आपके लिए ध्यान से सुन लीजिए। ये इतना चीज, सारी चीजें सूर्य में 2-3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। सूर्य खुद एक तारा है, ना बहुत चमकीला है ना बहुत बड़ा है। इसके बाद आप ये जान लो कि इसका जो है जो एक रोटेशन टाइम है वो 25 डेज है। सूर्य का रोटेशन टाइम कितना होता है? 25 डेज होता है। और जो इसका कंपोजिशन, सबसे ज्यादा गैस क्या पाई जाती है सूर्य में? सबसे जो सन होता है उसमें सबसे जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है क्या? हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71। और हीलियम कितना? 26.5%। और अदर्स आपका पाया जाता है 2.5%। इतना ही पढ़िएगा, बहुत मत पढ़िएगा। इसके बाद सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स कब होता है आपका, और चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा जो है, जो पृथ्वी और जो मून होता है, जब वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण होता है। जिससे किसी खास हिस्से में सूर्य का भाग पूरा ढक जाता है ना, तो सूर्य दिखाई देना पूरा बंद हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है और सूर्य है, इसके बीच में जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो फिर क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य का जो पार्ट होता है वो ढक जाता है, तो सूर्य पूरी तरीके से गायब हो जाता है, तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसके बाद पृथ्वी के रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, when it comes between the moon and the sun, the shadow of the earth hides moon either fully or partially। जब पृथ्वी जब परिक्रमण करती है उसके दौरान जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वहां पे मून का पूरा पार्ट पार्शियली यानी कि आंशिक पार्ट, या फुली यानी कि पूर्ण पार्ट जब ढक जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इतना ही जानो कब किसके बीच में क्या आ जाता है। अब देखो यहां से ये आप समझ लो, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो है वो किसके बीच में आ जाता है? वो आ जाता है पृथ्वी और सन के बीच में। तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण, सोलर। और लूनर कब लगता है? जब रिवोल्यूशन होता है, अर्थ का रिवोल्यूशन जब होता है तो चंद्रमा यानी मून एंड सन के बीच में क्या आ जाता है? ये अर्थ आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाता है? लूनर। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत फैक्चुअल पूछते हैं, बहुत डीप नहीं पूछते आपसे। इसके बाद फिर जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है? अब बताओ प्लैनेट क्या होता है? 3 चीजें आपको प्लैनेट के लिए पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले उसे सूर्य की जो है परिक्रमा करनी होगी, यानी कि इट मस्ट ऑर्बिट द सन। ये क्या है? उसे सूर्य की परिक्रमा करनी होगी। वह इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण उसे दबाकर एक गोल गेंद का आकार दे सके, यानी कि इट मस्ट बी बिग इनफ द ग्रेविटी टू स्क्वैश इट इनटू द राउंड बॉल। इतना बड़ा होना चाहिए। जो ग्रह, जो प्लैनेट होता है उसकी क्या कंडीशंस है? सबसे पहले इट मस्ट ऑर्बिट द सन, सेकंड है
इट मस्ट अ बिग इनफ ऑफ ग्रेविटी टू स्क्वैश इट इनटू द राउंड वॉल। इसके बाद फिर उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र से अन्य वस्तुओं को हटा दिया है। इसके बाद ये सारी चीजें हैं। अब ये जानो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह कौन है। कभी कभी ग्रह से सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सूर्य से किसकी सबसे ज्यादा दूरी है, और ये सारी चीजें आपके लिए फैक्चुअल पूछी जाती है आपके पेपर में। अभी हम इसको सब जानते हैं। देखो, अब अगर मान लीजिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात करते हैं, इनर प्लैनेट की बात करते हैं, तो ये 4 इनर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। इसको लिख के समझ लेते हैं हम आराम से। जो आपका इनर प्लैनेट है ये क्या है, इसमें आपका है, देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब इसका हिंदी आप यहां पे देख लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आपका क्या है, ये आपका है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट पूछते हैं और आउटर प्लैनेट पूछते हैं, यानी कि बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह पूछते हैं। तो बाहरी ग्रह में क्या क्या है आपका, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, और जो प्लूटो था वो अब नहीं माना जाता है। क्लियर। ये सब पृथ्वी की तुलना में विशाल है, उसकी प्रकृति गैसीय है। अब कौन कौन से ग्रह पृथ्वी की कंपेयर में कौन से हैं, बड़े हैं, कौन कौन से हैं, बृहस्पति, यानी कि 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इतने ग्रह किससे बड़े हैं, वो पृथ्वी से बड़े हैं। एक फैक्ट आपको यहां से भी तैयार हो जाएगा। और गैसीय नेचर कौन सा है, मान लीजिए आपसे ऑप्शन आ गया कि कौन सा जो ग्रह होता है उसका जो गैसीय नेचर होता है, गैसियस नेचर होता है, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया गया। अब मान लीजिए कि आपसे दिया गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति, आपसे 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें पूछा गैसियस नेचर किसका होता है, गैसीय व्यवहार किसका होता है, तो सही ऑप्शन आपका क्या आएगा, आपका बृहस्पति आ जाएगा। तो यही चीजें आपको फैक्ट तैयार करना है। एक आप देखना यहां से इनर प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है आपके। और जो आपका दूसरा वाला है आउटर प्लैनेट में, इसमें आपका है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि ये 4 ग्रह आपका आउटर प्लैनेट है। और ये चारों पृथ्वी से यानी अर्थ से ये बड़े हैं, और ये चारों गैसियस नेचर के, यानी कि इसमें गैस की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट इतना है। इसके बाद बात करते हैं हम, अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी क्या है, मरकरी के विषय में, जो बुध होता है ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो कौन सा आता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी जो सन होता है उससे सबसे करीब ग्रह कौन है, वो है मरकरी, यानी कि बुध। क्या है, मरकरी। सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है, ये है बुध है, यानी कि मरकरी है। और ये सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो बुध है। और इसका कोई अपना मून नहीं है। कभी आपसे पूछ लिया गया कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका खुद का मून नहीं है, तो वो क्या है, वो आपका मरकरी है, यानी कि वो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो आपका बुध है, यानी कि आपका वो मरकरी है। इसके बाद फिर आपसे पूछा सूर्य से सबसे करीब दूरी पे कौन है, सबसे नजदीक कौन है, तो वो भी आपका क्या है, मरकरी है। 3 फैक्ट आपको एक साथ यहां से तैयार हो गए। ऐसे सवाल क्लास में रट लीजिए। एक बार अगर आपके निगाहों से सवाल अगर घूम जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं जितने सवाल आएंगे सब सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा, सब टच करते हुए सवाल आएंगे। आप यहां से देख लेना, मैं जो बोलता हूं तो मैं करता भी हूं। इसके बाद क्या करते हैं, वीनस की बात करते हैं। अब देखिए पहला क्या है, बुध है, यानी कि मरकरी जो है ये सन है। सन के सबसे करीब कौन है, मरकरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या आता है, शुक्र आता है, यानी वीनस आता है। यानी कि सूर्य के सबसे करीब दूसरा प्लैनेट कौन सा है, वो वीनस का यानी कि शुक्र का प्लैनेट है। और ये सबसे नजदीकी सेकंड प्लैनेट है। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है,
नोन एज इवनिंग एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। इसे शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। और इसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कभी कभी इतने डीप में तो नहीं जाके पूछेंगे, इतने बड़े विद्वान नहीं, इतना सवाल नहीं बनाएंगे। और सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉट ग्रह कौन सा होता है? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है शुक्र। मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? शुक्र है। क्या है? वीनस है। क्लियर? ये आप ध्यान से सुन लेना। इसके बाद शुक्र का वायुमंडल घने बादलों से ढका रहता है, जो सूर्य की रोशनी को बहुत ज्यादा परिवर्तित करता है। तो ये अब बहुत ज्यादा इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? जो सूर्य के यानी कि सन के सबसे करीब ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है? वो है मरकरी, यानी कि बुध सबसे करीब क्या होता है? सन के। और सबसे छोटा कौन सा है? वो भी आपका है बुध, यानी वो भी आपका मरकरी है। इसके बाद दूसरा सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है? वो वीनस है, यानी कि वो शुक्र है ना, शुक्र है। और इसके बाद इसको हम इवनिंग और सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है बताओ? वो है वीनस, यानी कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो वीनस है। क्लियर? अब अर्थ के विषय में पढ़ लेते हैं। ये आता है आपके पेपर में। अर्थ पृथ्वी के विषय में आपसे पूछा भी जाता है। पृथ्वी के विषय में, इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन विथ वन मून। यानी कि पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा है। चंद्रमा पे पहुंचने वाले व्यक्ति, ये सब आप ध्यान से सुन लेना। शुभांशु अभी गए थे, शुभांशु जी, है ना? तो वहां से सवाल भी आपके आ सकते हैं। वो करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे। अगर अर्थ की बात करें तो पृथ्वी जो है किससे किससे मिलके बनी है? वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? पृथ्वी में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 21% है, 1% इसके अलग अलग गैस हैं। और ये जीवन के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसका एक क्या है? यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। क्लियर? और इसका एक अपना मून है। क्लियर? और ये जान लो, पृथ्वी एकमात्र क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये देख लो, नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ है। यानी कि प्राकृतिक उपग्रह। क्या है ये चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मून जो होता है वो उपग्रह होता है, यानी कि ग्रह का भी उपग्रह होता है। तो मून क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस किसमें आते हैं? ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वायुमंडल में। अभी आपको ये भी पता हो, ओजोन लेयर किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये पेपर में सवाल आपके आया था। कई सारे क्षोभ मंडल हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले, आगे जब स्लाइड चलेगी तब मैं वहां से आपको बताऊंगा। लेकिन जो जैसे पढ़ाता चलूं वहीं से वो कवर करते आप चलो। जिसको भी बैच लेनी हो वो पेड बैच में ज्वाइन करे, बाकी फ्री में भी मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना यार। कर लोगे तो एक सिस्टमैटिक आपको लेक्चर नोट्स सब मिल जाएंगे, वहीं से सवाल आ जाएंगे। बाकी मैराथन में भी सब सवाल कवर करें, कोई बहुत परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के पास आर्थिक संसाधन परिपूर्ण है वो ले सकते हैं, बाकी ऑफर ऑफर बीच में हम निकालेंगे। इसके बाद हम मार्स की बात करते हैं। मंगल महाराज आ जाते हैं। यह सूर्य का सबसे चौथा ग्रह है। पहला क्या था? बुध था। दूसरा क्या था? शुक्र था। तीसरा पृथ्वी था। चौथा क्या है आपका? मार्स से मंगल, यानी फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन विथ टू मून्स। इसके फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस इसके क्या है? दो मून है, यानी कि दो चंद्रमा है, यानी कि ये आपके मंगल के हैं। इसके बाद इसे लाल ग्रह कहा जा सकता है, यानी रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? एक फैक्ट यहां से आपको रेड प्लैनेट का मिल गया, नोट कर लो इसको नोट्स में। रेड, देखो आप पता है क्या करो, पढ़ाई का तरीका होता है। बैच लेना बहादुरी नहीं है, लेक्चर देख लेना बहादुरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसकी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्योंकि परीक्षा के टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। रेड ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट, ये मंगल को कहा जाता है। इसकी मंगल की मिट्टी में लौह खनिज ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो है, उनमें से जंग लगकर मिट्टी धूलभले वातावरण को लाल रंग से बना देते हैं, है ना? इस ग्रह की मुख्य विशेषताएं क्या है? यहाँ ज्वालामुखी घाटियों की प्रणालियां और रात के टीले हैं। इतनी सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड ये आप ध्यान से सुन लेना। इसके बाद जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जो है आपका है बृहस्पति।
यह सूर्य से 5वां ग्रह है बृहस्पति। सबसे पहले देखना है ऐसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। देखो ऐसे आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। इसके बाद ये जो है एटमॉस्फेयर इज मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर। देखो जो कभी कभी कंपोजिशन ऑफ गैसेज भी पूछते हैं कि बृहस्पति किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। और इसकी जो घूर्णन गति है, ये सबसे रोटेशनल वेलोसिटी इसकी सबसे तेज है। किसकी? बृहस्पति यानी जुपिटर की, है ना। और ये जो है 10 आवर से कम एक राउंड में चक्कर पूरा कर लेता है। इसके देख लो, इसके 67 सैटेलाइट्स हैं, 4 गैलीलियन मून्स हैं इसके, और सौरमंडल इसका चुंबकीय मैग्नोस्फीयर सबसे बड़ा है। अब पूछ लिया गया बिगेस्ट मैग्नोस्फीयर इन द इंटायर सोलर सिस्टम किसका है, वो है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति का है। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम आते हैं और सैटर्न पे आते हैं यानी शनि पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह कौन सा है, वो है शनि है। अब सबसे पहला ग्रह कौन सा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो एक होमवर्क लिखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साइज के हिसाब से, शनि दूसरा है। क्लियर। इसके बाद छल्लों जैसी संरचनाओं से घिरा हुआ है, और ये अपना इंपॉर्टेंट है। ये भी एक गैसीय ग्रह भी इसके पहले आपने पढ़ा है, और इसके 62 प्रमुख चंद्रमा है, जिसमें एक चंद्रमा टाइटन है जो पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये इंपॉर्टेंट है। यूरेनस की बात करते हैं। अब ये जान लो यूरेनस जो है 7th जो है प्लैनेट है सन का, है ना, सूर्य से, फ्रॉम द सन। इसके बाद वह समय यूरेनस को एक बार घूमने में चक्कर लगाता है। इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। नेपच्यून की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। नेपच्यून में जो है आपका मीथेन भी आ जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। और ट्राइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून। इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से कवर कर लो। ग्रीन डॉर्क स्पॉट किसमें है, नेपच्यून में है ग्रीन डॉर्क स्पॉट। चलो इसके बाद बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है, और ये आप इतना अच्छे से देख लो। अब इसके बाद कुछ फैक्ट हम जानते हैं, सम फैक्ट अबाउट प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। देखो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, यानी कि गैनीमीड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये आप अच्छे से, यही फैक्ट आपसे पेपर में पूछेंगे। अभी आपने जितना पढ़ा उसका ये फैक्ट है। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो शनि है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा है। इसके बाद बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमीड। नीला ग्रह कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है। ऊपर से पृथ्वी क्या दिखती है, नीले कलर की दिखती है, तो ब्लू प्लैनेट क्या है, नीली है, मतलब पृथ्वी है। और ग्रीन प्लैनेट ऑफ यूरेनस, हरा ग्रह क्या है, ग्रीन प्लैनेट है ना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताओ चलो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र है। सबसे चमकीला शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र, सबसे ज्यादा बड़ा बृहस्पति, सबसे दूसरा सबसे बड़ा शनि होता है। और ये सब आप कवर कर लो। इसके बाद सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला ग्रह कौन है, सीरियस, यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है आपका, सीरियस है। सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा क्या है, प्रोक्सिमा। प्रोक्सिमा सबसे नजदीकी क्या है आपका तारा है। इसके बाद सबसे ठंडा ग्रह यानी कि सबसे कूलेस्ट ग्रह कौन सा है आपका, वो नेपच्यून है। सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, ये आप बताओगे। शुक्र सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ग्रह है। क्लियर। इसके बाद सूर्य से सबसे दूरी पे कौन है, वो नेपच्यून है। और सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो किसके पास है, वो शनि के पास है, यानी कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा क्या है, वो सैटेलाइट है। इतने सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आया होगा। और आगे पढ़ते हैं।
अभी परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन आपने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा तेज किसका है, वो है आपका बुध का, है ना। यानी कि मरकरी का सबसे फास्टेस्ट क्या है, वो ये है रिवोल्यूशन। देखिए यही आप शॉर्ट नोट्स बना लो, जितने सारे 25 फैक्ट है इसी का शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपने जितना भी पहले पढ़ा उसी का ये सार है, उसी का ये एकदम छोटा फॉर्म है। क्लियर। सबसे गर्म ग्रह भी मैंने आपको इसके पहले हॉटेस्ट ग्रह, सबसे कूलेस्ट कौन है बताओ, नेपच्यून है, इसके पहले आपने पढ़ा। सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, वो है वीनस यानी कि शुक्र है। क्लियर। इसके बाद सबसे सघन ग्रह यानी कि डेनिस प्लैनेट ऑफ अर्थ है, सबसे सघन यानी सबसे ज्यादा सघनता है वहां। सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन किसका है, देखो रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों अलग। एक सेकंड ऐसे फोन रखना, तो फोन आ रहा है। रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों चीजें अलग अलग है। चलो इसके बाद बात करते हैं, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, वीनस को। मॉर्निंग इवनिंग दोनों कहते हैं भैया, भोर का तारा सांझ का तारा किसको, शुक्र को कहते हैं। सबसे निकट पृथ्वी के कौन, अच्छा अब अर्थ के रिस्पेक्ट में याद कर लो, अर्थ के सबसे निकट कौन है, वो है शुक्र है, अर्थ के सबसे निकट। सूर्य के सबसे निकट कौन है, बुध। सबसे पहले हमने क्या ही पढ़ा, हमने बुध ही पढ़ा था भैया, मरकरी ही पढ़ा था। क्लियर। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को, रेड रेड प्लैनेट मंगल को कहते हैं, क्योंकि वहां पे रेतीली कड़े रहती हैं, पूरे लाल लाल कर देती हैं। क्लियर। मंगल पे अब जाने का भी प्लान हो रहा है सबका। सौरमंडल में सबसे धीमा घूर्णन किसका है, शुक्र का है, यानी कि सबसे धीमा स्लोवेस्ट रोटेशन किसका है, वो है इसका। और सबसे धीमा रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों अलग चीजें हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो बुध है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और ये भी जानो सबसे करीब कौन सा है, यही है, बुद्धि है महाराज, बुद्ध महाराज सबसे करीब है। बुद्धि सबसे करीब होती है सबके, बुद्धि दिमाग, इसको ऐसे फैक्ट याद कर लो। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, यानी सबसे छोटा सैटेलाइट डीमोस है। और पृथ्वी का जुड़वा क्या है, शुक्र है, यानी कि अर्थ ट्विंस किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ये फैक्ट याद कर लो, पूछा जाएगा। और पृथ्वी जैसा वायुमंडल टाइटन पर है। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि एक नॉर्मल, अभी जो वायुमंडल का लेक्चर है ये हमने यहाँ से कवर किया एक नॉर्मल। अब इसके बाद हम मून कवर करेंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये पहला एक छोटा सा डेमो था और अभी हम इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात है। इसके बाद बात करते हैं मून की। मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल, यानी कि जो पृथ्वी का एक प्राकृतिक जो उपग्रह होता है वो मून है, यानी चंद्रमा होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक अकेले उपग्रह है। इसका डायमीटर क्या है, 3500 यानी 3500 किलोमीटर। मास इसका 7.35 इंटू 10⁻²2 किलोग्राम है। डिस्टेंस 3,84,400 यानी 3,84,400 किलोमीटर है। सरकमफ्रेंस है 11,000 किलोमीटर। रिवोल्यूशन टाइम है 27.3 डेज। और ग्रेविटेशनल पुल है इसका 1/6 ऑफ द अर्थ, ये है ना। इसके बाद पृथ्वी से केवल चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वो अपनी धुरी पर ही वो घूमता है। चांद और सूरज की कुल शक्तियों का अनुपात ये इतना नहीं पूछा जाएगा आपको। और सेलेनोलॉजी भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, स्टडी ऑफ द मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है चांद, चंदा मामा। इसके बाद उल्का पिंड पढ़ते हैं और कॉमेट्स पढ़ते हैं और एस्ट्रॉइड्स पढ़ते हैं हम। इसके बाद जान लो, एक बार पढ़ लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अर्थ पे आते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स होता है और प्लेटोरॉइड्स होता है वो रॉकी बॉडीज अप टू 800 किलोमीटर इन द डायमीटर, ऑल दो मोस्ट आर मच स्मॉल इन डायमीटर एंड लेस देन, ये है। क्षुद्र ग्रह या ग्राहिकाएं चट्टानी पिंड होते हैं, यानी कि चट्टानी मतलब बहुत ठोस होते हैं वो, और जिनका जो व्यास जो डायमीटर होता है वो 800 किलोमीटर तक हो सकता है। डायमीटर, रेडियस और डायमीटर में अंतर, रेडियस इंटू 2 इज इक्वल टू डायमीटर होता है ना, ये होता है।
ये सबसे छोटे ग्रह होते हैं। जो भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो माइनर प्लैनेट होते हैं। आपसे पूछ लिया एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, वो माइनर प्लैनेट होते हैं। क्लियर? जो मुख्य रूप से भीतरी सौरमंडल का हिस्सा यानी इनर सोलर सिस्टम का ये हिस्सा है। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो बेल्ट में जो सन का जो है परिक्रमा करते हैं, यानी कि आप यहां जान लो ऑर्बिट ऑफ द सन इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट which lies between the orbit of Mars and Jupiter। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी आप फैक्ट यहां से ध्यान लो कि क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति, कभी आपसे पूछ लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं मेट्रॉइड्स की बात करते हैं हम, तो ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ द रॉक मेटल ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस, यानी कि ये धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जो उल्का पिंड, ये देखो चट्टानी पिंड होते हैं, ये धातु के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड का नाम आपने सुना भी होगा। अपॉन रीचिंग द अर्थ सरफेस दे आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जब ये पृथ्वी की सतह पे पहुंचने लगते हैं तो इसे उल्काश्म कहा जाता है। क्लियर? धूमकेतु की बात करें, कॉमेट्स की बात करें, ये खगोलीय पिंडों की सबसे छोटी इकाइयां होती हैं। यानी जो कॉमेट्स होता है दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कॉस्मोसिक बॉडीज विच इज मेड ऑफ फ्रोजन गैसेज रॉक्स एंड डस्ट। अब आपसे पूछ ले कॉमेट्स किससे मिलके बने हैं, ये गैसों से मिले हैं, चट्टानों से और धूल की कणों से मिलके बने होते हैं। इसके बाद सूर्य की विपरीत दिशा में इसकी पूंछ होती है और सौर हवा और विकिरण के दबाव में ये बल कारण होता है। ये इतनी सारी चीजें आप इसको ध्यान से सुन लो। अब आते हैं अर्थ पे, जो आपका इंपॉर्टेंट अर्थ है। अर्थ आपका इंपॉर्टेंट है, अर्थ पे हम आ जाते हैं, दिख भी रहा है आपको। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि फिफ्थ बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो आपका अर्थ है वो फिफ्थ बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है ना। पृथ्वी सबसे बड़ा कौन सा है बता दो। अभी पिछले में लेक्चर, अभी पिछली बार मैंने पढ़ाया था पूरे फैक्ट में, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये ग्रह है और ये चपटा गोला जैसा है ना। अब जानो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। एंड एंगल इसका ये है, डिफरेंट सीजन एंड वेरिंग लेंथ ऑफ द डे नाइट्स, इक्वेटर डे एंड नाइट्स एंड इक्वल लेंथ थ्रू द ईयर। इसके बाद एक कर्क रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है। सबसे ज्यादा गर्मी यानी कि टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन यानी कि समशीतोष्ण, इसे क्या बोलते हैं, टॉराइड जोन है यहाँ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थस द रीजन रिसीविंग मैक्सिमम हीट इन द कॉल्ड टॉराइड जोन। अब इसमें कहा गया है जो दोपहर का जो सूरज होता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच साल में कम से कम एक बार ठीक से सिर के ऊपर बैठता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ती है। ये देखो, इसे टॉरिड जोन कहते हैं, यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो साल में एक बार ठीक से सिर एकदम चमकता हुआ सूर्य आता है, तो सबसे ज्यादा हीट वहां से लगता है, सबसे ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है। इसके बाद जहां की जलवायु परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती, यह कर्क रेखा और मकर रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों 23 डिग्री से लेकर के 66 तक आपका स्थित है। और फ्रीड जोन, these are the two extremely cold zones situated in the polar regions extending to the Arctic Circle the north and the Antarctic Circle in the south। जो फ्रीज जोन होता है ये दो बेहद ठंडे यानी अंटार्कटिक और आर्कटिक दो चीजें होती हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। ये सारी चीजें आपके लिए अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने यहां से इसको कवर किया। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, अब ये कहां से गुजरती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आप देखो। तो अभी यहां तक हम पढ़ाते हैं एक लेक्चर में, इसके बाद अगले लेक्चर में इसको हम कवर करते हैं। इतना भी हमने पढ़ा, मुझे भी प्यास लग गई है और लगभग 35 से 40 मिनट का आपका हो भी रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए और अगले लेक्चर में हम यहाँ से अगला कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।